1 घंटे बाद लियोन की कार विला के बाहर आकर रुकी। हैटी ने अपना बैकपैक उठाया, खुद आगे बढ़कर लियोन का हाथ पकड़ा और सेलिना की तरफ देखकर बोली, सेलिना, वेट एंड सी। मैं तुम्हें रिडल फैमिली की सबसे खूबसूरत लेडी बनाऊंगी। सेलिना ने हल्की सी मुस्कान दी। लियोन ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ, कार में मेरा इंतजार करो। हैटी समझ गई कि लियोन को सेलिना से कुछ कहना है, इसलिए चुपचाप कार में बैठ गई। लियोन ने सेलिना की आंखों में देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या तुम सच में निश्चिंत हो कि मैं उसे रिडल फैमिली वापस ले जाऊं? पहले सेलिना ने ही जबरदस्ती हैटी को रिडल कॉर्पोरेशन से निकाल लिया था, क्योंकि उसे डर था कि रिडल फैमिली में बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। और अब वह खुद हैटी को वापस भेजने पर राजी हो गई थी। सेलिना ने दूर आसमान की ओर देखा। हैटी अपनी मां का बदला लेने के लिए वापस जाना चाहती है। यह उसका अपना फैसला है। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि हैटी की मानसिक बीमारी रिडल फैमिली में ही पैदा हुई थी। उसी जगह पर ही उसका पूरी तरह इलाज हो सकता था। पहले सेलिना ने उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसने हैटी का इलाज नहीं कराया। लेकिन अब जब उसे इलाज की उम्मीद नजर आई थी, तो वह उसकी बीमारी को यूं ही अनदेखा नहीं कर सकती थी। रिडल फैमिली के अंदरूनी संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। अगर इस मौके को छोड़ दिया गया और हैटी को अपने अंदर के गुस्से और अंधेरे को बाहर निकालने नहीं दिया गया, तो शायद उसकी बीमारी कभी ठीक न हो। लियोन शायद सेलिना के इरादे समझ गया था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हैटी सुरक्षित रहे। सेलिना मुस्कुरा दी और इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। अचानक उसने कहा, हैटी के फोन में जो चीज थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, है ना? लियोन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। हालांकि सामने वाले ने ऑटोमैटिक डिलीट सेट किया था, लेकिन लियोन के पास काबिल लोगों की कमी नहीं थी। जिस रात वह हैटी का फोन कंपनी वापस लाया था, उसी रात सारा डेटा रिकवर कर लिया गया था। वह सीन। लियोन ने गुस्से को दबाने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल लगाया और ठंडे स्वर में बोला, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। वीडियो में मिसेस रिडल और लेदर ग्लव्स पहने कुछ हाथों के अलावा किसी और का चेहरा या शरीर दिखाई नहीं देता था। इसलिए भले ही सब जानते हों कि गुनहगार कौन है, फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। शायद सामने वाला भी जानता था कि बिना सबूत उसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसने बेखौफ होकर हैटी को वो चीजें भेजी। सेलिना ने बिना किसी गर्माहट के मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक क्लू दे सकती हूँ। लियोन ने सेलिना की आंखों में देखा। रिडल फैमिली का इलेजिटिमेट बच्चा कल रात विला आया था। सेलिना ने लियोन की थोड़ी हैरान नज़र के सामने बात जारी रखी। और उसके बाद हैटी जाग गई। उसने खुशी खुशी मुझे बताया कि उसने अपनी माँ को सपने में देखा। उसकी माँ ने कहा कि डरना मत, वह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। सेलिना ने ठंडी हंसी हंसी। तुम ये तो नहीं मानोगे कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? लियोन का एक्सप्रेशन काफी जटिल हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी आशंका उठी। रिडल फैमिली के अंदर जो दो लोग इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ रहे थे, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका अपना ही बायोलॉजिकल बेटा उन्हें धोखा देगा। लियोन ने पलकें झुकाई और हल्की मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू, लेडी सेलिना। मैं अच्छी तरह जांच करूंगा कि मेरा हाफ ब्रदर उस समय जिंदा कैसे बचा था। सेलिना को रिडल फैमिली के अंदरूनी झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ सच चाहिए था, लेडी नवेयर की मौत का सच, और उन बदनसीब लोगों से उसकी कीमत वसूलना। जो कहना था कहकर सेलिना मुड़ गई और वापस चल पड़ी। लियोन उसकी पतली सी परछाई को देखते हुए अचानक बोला,
लेडी सलीना, आगे तुम्हें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वे हैटी से कम नहीं होंगी। केयरफुल रहना। सलीना ने कुछ नहीं कहा और अकेले आगे बढ़ गई। लियोन ने भावनाओं को शांत करने के लिए एक सिगरेट जलाई, फिर कार की ओर लौटा। हैटी पैसेंजर सीट पर बैठी थी, सीट बेल्ट लगा चुकी थी। लियोन को बैठते देख उसने पूछा, ब्रदर, तुम सलीना से क्या बात कर रहे थे? इतना टाइम लग गया। लियोन ने लड़की की पीली और उदास आंखों को देखा, अचानक आगे झुककर हैटी को गले लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैंने उससे कहा कि आगे से मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। लियोन हमेशा सोचता था कि भले ही हैटी की मां की मौत हंटर से जुड़ी हो, लेकिन ज्यादातर वजह उस औरत के तरीके थे। आखिर एक नॉर्मल आदमी चाहे कितना ही घटिया क्यों न हो, अपनी पत्नी और बेटी के साथ इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता। आखिर उसके दूसरे चाचा और चाची का रिश्ता भले ही माता पिता जैसा प्यार भरा न हो, लेकिन सम्मानजनक तो था। हंटर ने 10 साल से ज्यादा अपनी बेटी हैटी को बहुत प्यार किया था। फिर अचानक उस औरत और उसके जुड़वां इलेजिटिमेट बेटों के प्रति उसकी दीवानगी ने उसे ऐसा हैवान बना दिया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी बेटी को छोड़ दिया गया, उसे जुवेनाइल डिटेंशन भेजा गया और वहीं से उसकी मानसिक समस्याएं शुरू हो गईं। इतना सब होने के बाद भी हंटर जिद पर अड़ा रहा उसी औरत को घर लाने की। और जब हैटी वापस आई तो उसने उससे नफरत दिखाई, जैसे वह उसे नर्क में भेज देना चाहता हो। क्या तथाकथित ट्रू लव किसी इंसान को इतना अंधा और बेरहम बना सकता है? लियोन इन ख्यालों में खो गया। हैटी ने यह महसूस किया और भौहें सिकोड़कर बोली, ब्रदर, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लियोन ने मुस्कान ओढ़ ली। घर पहुंचकर किसी की बात की चिंता मत करना। ग्रैंडमा तुमसे जो भी कहें, बस इग्नोर कर देना। हैटी लियोन के बदले हुए रवैये से चौंक गई। उसे समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है, लेकिन लियोन ने बात बदल दी और मजाक में उससे ऑटोग्राफ मांग लिया, जैसे वह अब कोई फेमस स्टार हो। हैटी का ध्यान तुरंत भटक गया। वह झुककर अपना फोन ढूंढने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसी पल लियोन ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। मेरा ले लो, वापस आकर मैं तुम्हें नया फोन दिला दूंगा। हैटी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने लियोन के फोन पर ब्रेकिंग ग्राउंड से जुड़ी हाल की कमेंट्स और पॉपुलैरिटी देखने लगी। लियोन के दिमाग में सलीना आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डैफ्नी, कियारा और पेनेलोपी को हैटी और सलीना से इतना अलग कैसे ट्रीट कर सकती थी। लेडी नवेल की मौत और सलीना के पास्ट से जुड़ी सारी जानकारी उसने इंटरनेट से दबा दी थी, सिवाय ब्रेकिंग ग्राउंड से जुड़े कंटेंट के। हैटी को विदा करने के बाद सलीना वापस विला लौटी ताकि ओस्वाल्डो से मिलकर उसे अपने बाहर जाने के प्लान के बारे में बता सके। वह ओस्वाल्डो के बेडरूम के बाहर खड़ी हुई और दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को छुआ, दरवाज़ा अचानक उसके सामने खुल गया। सलीना चौंक गई और इंस्टिंक्टिवली अंदर चली गई। ओस्वाल्डो, मुझे। लेकिन कमरे के अंदर का नज़ारा देखते ही सलीना के शब्द गले में अटक गए। ओस्वाल्डो बिस्तर के पास खड़ा कपड़े बदल रहा था। उसने अभी अभी एक प्योर ब्लैक शर्ट पहनी थी और उसकी नाजुक, आकर्षक छाती हवा में खुली हुई थी। इस अचानक और बेहद प्रोवोकेटिव सीन से सलीना पूरी तरह पकड़ी गई। उसका दिमाग कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया। वह जैसे किसी जादू में बंध गई हो, उसकी नज़र सामने खड़े आदमी से हट ही नहीं रही थी। ओस्वाल्डो ने अपनी पत्नी को ऐसे देखते हुए पाया, थोड़ा चौंका, फिर उसके होठों के कोने ऊपर उठे। उसने हल्की सी हंसी छोड़ी और बोला, सलीना, क्या देख रही हो? उसकी आवाज़ सुनते ही सलीना होश में आई। उसने झट से नज़र ओस्वाल्डो के चेहरे की ओर की। उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखते ही सलीना को एहसास हुआ कि उसने कितनी बेवकूफ़ी कर दी है।
उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े बदल रहे हो। माफी मांगते हुए सेलिना तुरंत पलटी और बाहर भागने लगी। लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था, वैसे ही इस बार भी ओस्वाल्डो ने उसे जाने नहीं दिया। वह आगे बढ़ा, अपने लंबे बाजुओं से उसे पकड़कर वापस खींच लिया। ओस्वाल्डो ने सेलिना को उठाकर बिस्तर पर रखा और खुद उसके ऊपर झुक गया। फिर धीमी हंसी के साथ पूछा, सेलिना, तुमने क्या देखा? सेलिना ने शर्माते हुए अपने लाल हो चुके गालों को ढक लिया और मीठी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं देखा। ओस्वाल्डो की आंखें और गहरी हो गईं। उसकी आवाज़ और नीचे और भी सदक्टिव हो गई। रियली, कुछ भी नहीं देखा। शायद आदमी के लहजे में छुपी छेड़छाड़ सेलिना को महसूस हो गई थी। उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। सेलिना ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें ढक ली, जो उसकी भावनाओं को बट्रे कर रही थी। लेकिन उंगलियों के बीच से उसकी नज़र खुद ब खुद उस खूबसूरत, लुभावनी छाती पर चली गई। एक नज़र, फिर दूसरी, और एक, आखिरकार, अब और चाहिए वाली भावना के साथ उसने नज़र हटा ली। आंखें मुस्कान से मुड़ी हुईं। बस थोड़ा सा, मतलब, उसने बस थोड़ा सा ही देखा था। ओस्वाल्डो ने इस छोटी सी पर्वर्ट, जिसमें चाहत तो थी लेकिन हिम्मत नहीं, को देखते हुए धीमी हंसी हंसी। उसने सेलिना के दोनों हाथ पकड़कर सीधे अपनी स्किन पर रख दिए। उसकी आवाज़ में हड्डियों तक उतर जाने वाला टेम्पटेशन था। तुम छोटी सी मुसीबत हो, टच करने में बिल्कुल फ्री हो। ये शब्द सुनते ही सेलिना का दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया। वह अपनी ही हथेलियों को घूरने लगी, जो बिना किसी विरोध के उस आदमी की छाती पर टिकी हुई थी। उसकी स्किन की गर्माहट और एहसास उसकी नाजुक हथेलियों से सीधे दिल तक पहुंच गया। सेलिना का दिल इतनी तेज धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर कूद पड़ेगा। उसकी पलकें कांपने लगी, गाल पूरी तरह लाल। ओस्वाल्डो ने उसके खोए खोए और शर्मीले चेहरे को देखा। वह झुका, उसके कान के पास आया। उसकी आवाज़ भारी और खुरदुरी थी, जिसमें छुपी हुई चाहत साफ झलक रही थी। क्या हुआ? शाय हो रही हो? सेलिना की खूबसूरत आंखें पूरी तरह फैल गईं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह एहसास होते ही कि शायद उसने कोई जमीन हिला देने वाली, बेहद स्टूपिड हरकत कर दी है, सेलिना ने तुरंत अपने हाथ फैलाकर उसे कसकर गले लगा लिया। मैं अभी भी एक लड़की हूँ। ओस्वाल्डो ने इस खूबसूरत लड़की को, जो खुद आगे बढ़कर उससे लिपट गई थी, संतुष्ट होकर बाहों में भर लिया और हल्की हंसी हंसी। वह अभी सिर्फ 19 साल की थी। इतनी नाजुक, इतनी प्यारी, और इतनी कॉकेटश भी हो सकती थी। कम से कम 20 साल की तो होने देना चाहिए था। उसकी आंखें गहरी हो गईं। इस पूरे सीन की वजह से सेलिना घर से आधा घंटा देर से निकली। लेया नीचे काफी देर से इंतजार कर रही थी। जब उसने सेलिना को नीचे आते देखा, तो उसके गाल लाल थे। हालांकि सेलिना का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, फिर भी लेया को महसूस हुआ कि मैडम सेलिना के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैडम, सब ठीक है? सेलिना ने खांसते हुए गंभीर आवाज में कहा। चलो, रिसर्च इंस्टीट्यूट चलते हैं। लेया तुरंत सीधी खड़ी हो गई। ओके, मैडम। सेलिना ने सिर हिलाया और बाहर चल पड़ी। लेया को लगा कोई बड़ी बात हो गई है, इसलिए वह भी उतनी ही सीरियस होकर उसके पीछे चल दी। ओस्वाल्डो सीढ़ियों से नीचे उतरा। अपनी गिल्टी सी दिखती पत्नी को देखकर उसके होंठों पर अनजाने में बहुत खुश मुस्कान आ गई। विला के सर्वेंट सेलिना के गंभीर चेहरे को देखकर परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं यंग कपल के बीच कुछ हुआ तो नहीं। इसलिए जब उन्होंने अचानक ओस्वाल्डो को ऐसे मुस्कुराते देखा, तो सब चौंक गए। उनके दिमाग में पहला ख्याल आया, ओह,
हमारे मास्टर इतनी खूबसूरत स्माइल भी कर सकते हैं। लेकिन यह मुस्कान बहुत देर नहीं रही। जैसे ही सलीना उसकी नज़रों से बाहर गई, ऑस्वाल्डो के चेहरे से सारी भावनाएं गायब हो गईं। वह फिर से अपने ठंडे, जाने पहचाने रूप में लौट आया। बटलर आगे आया और बोला, यंग मास्टर, सू फैमिली ने साफ तौर पर टर्नर फैमिली पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। कैपिटल में काफ़ी लोग टर्नर फैमिली और सू फैमिली की एंगेजमेंट के बारे में जान चुके हैं। अगर आप मैडम सलीना से यह बात छुपाते रहे, तो वह गुस्सा हो सकती हैं। ऑस्वाल्डो मानता था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी को ये कैसे बताए कि उसकी किसी और आदमी से एंगेजमेंट थी। लेकिन इस बात को अब और टाला नहीं जा सकता था। जितनी देर होगी, उतनी ही मुश्किल बढ़ेगी। उसका चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया। उसने ठंडी मुस्कान दी, दरवाजे की ओर चलते हुए कहा, अगर एल्फी ही न रहे, तो वह तथाकथित एंगेजमेंट भी रहेगी। बटलर चौंक गया। उसने आदमी की लंबी, सख्त कद काठी को देखा और दिल में एक अजीब सी अनिवार्यता महसूस की। अगर सू फैमिली ने ज्यादा जोर डाला, तो उसे पूरा यकीन था कि यह आदमी कुछ न कुछ कर ही डालेगा। असल में, यह एंगेजमेंट पहले से ही ऑस्वाल्डो को नाखुश कर रही थी। अगर सू फैमिली ने उसकी आखिरी सीमा भी छू ली, तो उसे जड़ से सब कुछ खत्म करने में कोई हिचक नहीं होगी। बटलर को लगा कि अभी हालात उस हद तक नहीं पहुंचे हैं। टर्नर फैमिली के पहले ही बहुत दुश्मन हैं। अगर एल्फी की मौत के बाद भी सू फैमिली पीछे पड़ी रही, तो ऑस्वाल्डो के सहारे के बावजूद मुसीबतें तय हैं। ये सोचकर बटलर ने मुड़कर एंटोनियो को कॉल कर दिया। लेआ सलीना को रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जा रही थी। छोटे से विला से दूर निकलते ही सलीना का मूड आखिरकार पूरी तरह नॉर्मल हो गया। पूल फैमिली का क्या हाल है? कोई न्यूज़? सलीना ने गंभीरता से गाड़ी चला रही लेआ से पूछा। सलीना का सवाल सुनकर लेआ एक पल के लिए चौंक गई। उसने रियरव्यू मिरर से अपनी मिस्ट्रेस को देखा। सलीना का चेहरा और सांसें दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे थोड़ी देर पहले वाली गंभीरता कभी थी ही नहीं। लेआ ने आंखें झपकाईं, सोचने लगी कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, फिर जवाब दिया, क्राइस्ट ने डेक्स्टर को देश से बाहर भेज दिया है। इसके अलावा हाल ही में पूल फैमिली से जुड़ी कोई बड़ी खबर नहीं आई है। बेशक, ये भी मुमकिन था कि क्राइस्ट ने सारी खबरें दबा दी हों। एंडरसन फैमिली की सिंगल इनहेरिटेंस जैसी चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। किस बड़े परिवार में सत्ता का हस्तांतरण सच में शांति से हुआ है? यहाँ तक कि प्रतिष्ठित रिडल फैमिली में भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड पैदा हुआ था, तो पूल फैमिली की तो बात ही क्या। सलीना के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। उसने अगला सवाल किया, और रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या हाल है? उसने खुलेआम रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन संभाल ली थी। क्राइस्ट के अचानक दखल की वजह से इंस्टीट्यूट के लोग उसके खिलाफ जाने की हालत में नहीं थे। लेकिन शॉ फैमिली इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। रिसर्च डिपार्टमेंट की कमान सलीना के हाथ में जाना शॉ फैमिली के लिए बड़ा झटका था, और वे इसे यूं ही जाने नहीं देने वाले थे। लेआ ने सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ लीं। मैडम, हाल ही में रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे हालात में आमतौर पर सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक, शॉ फैमिली ने हार मान ली हो, जो साफ तौर पर नामुमकिन था। दूसरी, शॉ फैमिली ने पूरी तैयारी कर ली हो और सलीना के जाल में फंसने का इंतजार कर रही हो। सलीना के दिमाग में फ्रेडी और ऑस्वाल्डो का रिश्ता आया, और उसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक गई। टर्नर फैमिली की सदस्य होने के नाते वह शॉ फैमिली के लोगों पर दया नहीं दिखा सकती थी। लेकिन फ्रेडी और ऑस्वाल्डो बचपन से साथ बड़े हुए थे, और ऑस्वाल्डो उसका हस्बैंड था। बाकी सब चीज़ें तो जल्दी सुलझाई जा सकती थीं, मगर इमोशंस का मामला आते ही मुश्किलें शुरू हो जाती थीं।
लेया ने सलीना को माथा सिकोड़ते देखा और समझी कि वह रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर परेशान है। वह तुरंत बोली, मैडम सलीना, चिंता मत कीजिए, यंग मास्टर हमारे साथ हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट जरूर टर्नर फैमिली के हाथों में वापस आएगा। सलीना मुस्कुराए, ज्यादा कुछ समझाए बिना सिर हिला दिया। ऑफ कोर्स, वह कैपिटल आई ही थी टर्नर फैमिली की पावर और ग्लोरी वापस दिलाने के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका पहला टारगेट था। लेया ने देखा कि सलीना ने आंखें बंद कर ली हैं और अब बात करने का मूड नहीं है, तो वह भी चुप हो गई और ध्यान से ड्राइविंग करने लगी। आधे घंटे बाद गाड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर रुकी। लेया फुर्ती से उतरी, दूर खोला और सलीना उसके साथ अंदर की ओर बढ़ी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे स्टाफ ने जैसे ही सलीना को वापस देखा, सब चौंक गए। कुछ खुश थे, कुछ के चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ था और बहुत से लोग बस चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। सलीना ने भीड़ पर हल्की सी नजर डाली और जल्दी ही एक लड़की को चुन लिया। वह मुस्कुराए और बोली, क्या तुम मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट तक ले जा सकती हो? नए नियुक्त हेड ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट और नामात्र की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सलीना को इंस्टीट्यूट से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए था। लेकिन हकीकत ये थी कि उसे खुद नहीं पता था कि रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ है। लड़की ने सलीना की बात सुनते ही जोश में सिर हिला दिया। जरूर मिस टर्नर, मेरे साथ आइए। ये कहकर वह सलीना को एक दिशा में ले चल पड़ी। लेया ने आंखें तरेरकर उन लोगों को देखा जिनका एटीट्यूड सलीना के प्रति ठीक नहीं था और फिर पीछे पीछे चल दी। तुम किस डिपार्टमेंट से हो? सलीना ने पूछा। लड़की अपने आइडल को इतने पास देखकर इतनी एक्साइटेड थी कि थोड़ी हकलाने लगी। मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में इंटर्न हूँ। इस साल ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। मेरा नाम माली बैक्स्टर है। अब समझ में आया। रिसर्च इंस्टीट्यूट के पुराने लोगों में, जो सच में साइंस के दीवाने नहीं थे, शायद ही कोई इतनी जल्दी सलीना की टीम में शामिल होता। आखिरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट में टर्नर फैमिली के पास सलीना के अलावा कुछ खास नहीं था, जबकि पूल फैमिली और शॉ फैमिली पिछले 10 सालों से यहाँ जमी हुई थी। उनकी जड़ें गहरी थीं, उन्हें गिराना आसान नहीं था। ऐसे में माली जैसे नए लोग, जो अब भी सलीना को दिल से एडमायर करते थे, ही ऐसे हो सकते थे। सलीना मुस्कुराए, कोई बात नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सलीना की मुस्कान देखकर माली आखिरकार रिलैक्स हो गई। अचानक उसने सलीना को ध्यान से देखा और हिम्मत करके पूछा, मिस टर्नर, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप फीबी का एक सिग्नेचर दिला सकती हैं? मेरा एक छोटा भाई है, वो ब्रेकिंग ग्राउंड का डाई हार्ड फैन है। उसे फीबी बहुत पसंद है और वह उसका ऑटोग्राफ चाहता है। अगर ज्यादा ट्रबल हो तो कोई बात नहीं। लड़की की बात पूरी होने से पहले ही सलीना ने सिर हिला दिया। ओके, लेकिन फीबी हाल ही में घर गई हुई है, तो शायद कुछ दिन लग सकते हैं। लड़की खुशी से उछल पड़ी और सलीना के सामने झुक गई। थैंक यू, मिस टर्नर। सलीना ने आंखें झपकाईं। योर वेलकम। ये बात तय होते ही माली थोड़ी खुल गई। मिस टर्नर, आप काफी समय से इंस्टीट्यूट नहीं आई थी। पता नहीं कितने लोग आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सब आपको देखना चाहते हैं। माली को एहसास हुआ कि शायद वह कुछ ज्यादा कह गई है, तो वह तुरंत रुक गई। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, ज्यादा मत सोचिए। सलीना के होंठ हल्के से मुड़े। सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं, क्या बात अब जोन 6 और यूनियन यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच चुकी है? सलीना के एक्सप्रेशन को देखकर माली समझ गई कि वह नाराज नहीं है। उसने सिर हिलाया। हाँ, अभी सब बाहर से काम लग रहे हैं, लेकिन पूरा जोन 6, इंस्टीट्यूट और यूनियन यूनिवर्सिटी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने जो वेपन डिजाइन प्लान्स देने का वादा किया था, वही।
सलीना ने खुद यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें पुलिस यूज के लिए सबसे उपयुक्त फायरआर्म डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स सिखाएगी। एक मैकेनिक के तौर पर हर कोई जानता था कि यह कितना मुश्किल काम था। इंस्टीट्यूट में बहुत कम मैकेनिक्स थे जो अपने ओरिजिनल डिज़ाइंस बना पाते थे। ज़्यादातर लोग सिर्फ पुराने डिज़ाइंस को इवॉल्व करते थे, और जिन्होंने ओरिजिनल डिज़ाइंस बनाए भी थे, वे कभी अपने प्रिंसिपल्स रिवील नहीं करते थे। सिर्फ एक प्रिंसिपल के दम पर ही कितने लोग जिंदगी भर की फेम, यहाँ तक कि मरने के बाद की इज्जत पा चुके थे। लेकिन सलीना ने ये प्रॉमिस इतनी आसानी से कर दिया था। ऐसे में लोग शॉक्ड क्यों न होते। यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी उसकी इतनी मदद नहीं की थी कि वह ऐसा वादा करे। बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए कि सलीना ने ये सीमिंगली अनफेयर रिक्वेस्ट क्यों मान ली। लेकिन इससे लोगों को तमाशा देखने से कौन रोक सकता था। कैपिटल का हर शख्स अब आगे क्या होगा, यही देखने का इंतजार कर रहा था। आगे सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते थे। या तो सलीना ऐसा डिज़ाइन प्लान पेश करेगी जो उसे रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड की पोजीशन पर पूरी तरह जड़ दे, या फिर वह लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं। रिसर्च डिपार्टमेंट की नई हेड बनते ही सलीना की प्रेस्टीज जरूर गिरने वाली थी। जो पॉपुलैरिटी उसने पहले इतनी मेहनत से बनाई थी, वह भी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। यंग गर्ल माली की वरीड नज़रों के बावजूद सलीना का चेहरा बिल्कुल काम रहा। उसने पूछा, यही जगह है? माली अपने ख्यालों से बाहर आए, ऊपर देखा और महसूस किया कि वे रिसर्च डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। वह तुरंत सिर हिलाकर बोली, हम पहुंच गए मिस टर्नर, कृपया अंदर जाए। सलीना ने भी माली की ओर सिर हिलाया और बिना किसी हेजिटेशन के अंदर चली गई। रिसर्च डिपार्टमेंट के इंटरनल स्टाफ को सलीना को देखकर चौंकना पड़ा। जब मिस टर्नर इंस्टीट्यूट में आई थी, डिपार्टमेंट ने बहुत झेला था। कोएन को डिसमिस किया गया, डेनिस को मैकेनिक की पोजीशन से हटाकर इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया क्योंकि उसने लिडिया के काम की चोरी की थी, और डायना की का एक्सीडेंट में अरेस्ट हो गई। इसके अलावा एलिना, नैटली और मिरियम जैसे कई टैलेंटेड लोग 2 इंसिडेंट्स में फंस गए थे। मिस टर्नर ने इन सब को साफ कर दिया था। अब वह खुले दिन में रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी थी। बाकी लोग डरे बिना कैसे रह सकते थे। सलीना ने अलग अलग नज़रों को इग्नोर किया और डिपार्टमेंट के एनवायरनमेंट को देखा। हालांकि वह कैजुअल दिख रही थी, लेकिन वह पिकी और डेलिकेट थी। जैसे ही वह अपनी नई रोल संभालने वाली थी, वह थोड़ी एफर्ट लगाकर बदलाव करने से नहीं हिचकिचाती। आखिरकार, ये जगह पहले मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी। सलीना चुप रही और बाकी लोग भी डर के मारे बोल नहीं पाए। लिडिया को पैट्रिक का कॉल आया और वह जल्दी जल्दी डिपार्टमेंट में आई जब उसने सुना कि सलीना आज ऑफिस ले रही थी। मिस, आप यहाँ हैं। कोट न पहने हुए, साफ था कि वह एक्सपेरिमेंट से भाग कर आई थी। सलीना ने लिडिया की तरफ देखा। वापस जाओ और अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करो। फिर वह खिड़की के पास चेयर पर बैठ गई और हल्के स्वर में बोली, कोई मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट की बेसिक सिचुएशन बता सकता है? लिडिया ने सलीना की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। देखा कि सलीना के पास और कोई काम नहीं है, तो वह मुड़ी और चली गई। बाकी लोग एक दूसरे को देखकर खड़े थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेया ने आंखें तरेरी, उसका एक्सप्रेशन सावा हो गया। सलीना ने हल्की मुस्कान दी। रिसर्च डिपार्टमेंट तो शॉ फैमिली का इलाका था। शॉ फैमिली कई सालों से पाओ में थी, तो अंदर के लोग जरूर शॉ फैमिली से होंगे। उनका एटीट्यूड एक अनपॉपुलर और अनट्रस्टवर्दी डिपार्टमेंट हेड के प्रति अच्छा होना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन डेनिस और डायना की चेतावनी थी। सबसे एरोगेंट व्यक्ति भी सलीना के थंडरस मेथड से डरता था। सबसे सेफ तरीका था डेड प्ले करना।
अगर वे अपना काम ठीक करते रहे तो सलीना उनके खिलाफ लीवरेज नहीं ढूंढ पाएगी। सलीना ने आलसी तरीके से हाथ माथे पर टिकाया और सीन को देखा, हल्की मुस्कान दी। वह इस ग्रुप को सबक सिखाने वाली थी कि अचानक हाई हील्स की आवाज बाहर से आई। अगले ही पल दूर खोलकर विवन अंदर आई। विवन ने देखा कि सलीना रिसर्च डिपार्टमेंट की चेयर पर बैठी थी, जैसे यह उसका खुद का स्थान हो। उसकी आंखों में डिस्गस्ट झलक रहा था। रिसर्च डिपार्टमेंट के बाकी लोग विवन को देखकर आराम की सांस ली और सम्मानपूर्वक बोले, मिस शॉ। विवन ने सलीना को देखा और ठंडे अंदाज में कहा, सलीना, इंस्टीट्यूट और जोन 6 के डीन्स इन दिनों बिजनेस में हैं। आपके मामले देखने का समय नहीं है। जब तक आप प्रॉमिस्ड डिजाइन नहीं देती, आपके पास इस पोजीशन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अब उठो और बाहर निकलो। सलीना ने कोल्ड स्माइल दिया और पूछा, मिस शॉ, आपने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। फिर से बोल सकती हो? उन चिलिंग आइज का सामना करते हुए विवन की रीढ़ की हड्डी कांप गई। लेया ने विवन की तरफ इशारा किया और गुस्से में बोली, लेडी सलीना की हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट की पोजीशन इंस्टीट्यूट और जोन 6 के डीन्स ने पर्सनली कंफर्म की है। आप कौन होती है लेडी सलीना को बाहर करने वाली? लेया ने गुस्से में अपना फोन निकाल लिया और कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि जब आपकी बात जोन 6 के डीन्स तक पहुँचेगी तो इस सो कॉल्ड मिस शॉ की हालत क्या होगी। विवन का एक्सप्रेशन बदल गया, लेकिन जब उसने देखा कि सभी प्रेजेंट लोग शॉ फैमिली से हैं और कोई सर्वेलेंस नहीं है, तो उसने सोचा सलीना शिकायत करे तो क्या कर सकती है। अगर उसने कुछ एडमिट नहीं किया तो लोग मिस टर्नर को और ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करेंगे। सलीना ने लेयर को कॉल करने से रोकते हुए हाथ उठाया। कभी भी वह दूसरों को तंग करने के लिए टैटलटेल नहीं होती। सलीना ने शायद ही कभी किसी की रिपोर्ट की, न ऑस्वाल्डो की और न ही किसी और की। उसका तरीका खुद पर भरोसा करना है। सलीना ने विवन के कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और उन मैकेनिक्स पर नजर डाली जो शुरू से चुप थे। आप सबने सुना कि मिस शॉ ने क्या कहा? मैकेनिक्स ने सोचा सलीना चाहती है कि वे बोले और उसके लिए टेस्टिफाई करें। उनके चेहरे पर कोल्ड स्माइल आ गया। विवन मौजूद होने के बावजूद अब वे सलीना से डरते नहीं थे। तुरंत उन्होंने उत्सुकता से बोलना शुरू किया, मिस शॉ ने अभी क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने भी कुछ नहीं सुना। मिस शॉ रिसर्च डिपार्टमेंट की मास्टर है। वह अपने टेरिटरी में जो चाहे कर सकती है। डिपार्टमेंट हेड का उसके खिलाफ डिफेम करने का कोई अधिकार नहीं। मिस शॉ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी न्यूली अपॉइंटेड हेड जोन 6 की ताकत के सहारे ओपनली लोगों को बुली करती है। देखना है कि जब जोन 6 के मेंबर्स को ये खबर मिले तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। विवन के चेहरे पर संतोष का स्मग था। लेया फ्यूरियस हो गई। सलीना काम रही, हल्का सिर हिलाया और इमोशनलेस टोन में बोली, ठीक है लेया, इन लोगों के नाम सर्कल करो और एक एक करके इन्वेस्टिगेट करो। जैसे ही कोई रॉन्ग डूइंग मिले तुरंत उन्हें रिसर्च डिपार्टमेंट से निकाल दो। जो लोग विवन के सामने अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड थे, वे अचानक फ्रीज हो गए। विवन का एक्सप्रेशन भी बदल गया। उसने गुस्से में सलीना को देखा। सलीना, तुम कैसे हिम्मत कर सकती हो? सलीना पहले ही शॉ फैमिली की ट्रेनिंग वाली यंग जनरेशन को क्लीन कर चुकी थी। अगर वह रिमेनिंग को भी वीड आउट नहीं कर पाए तो शॉ फैमिली का रिसर्च डिपार्टमेंट में प्रेस्टीज क्या होगा। सलीना आलसी तरीके से चेयर में पीछे झुकी। उसकी वॉइस फ्लैट रही, मैं यहाँ बुरे बिहेवियर वाले लोगों को नहीं रखती। विवन के एंग्री फेस को पेल होते देखकर सलीना मुस्कुराई। मिस शॉ, इतना फ्यूरियस होने की जरूरत नहीं। अच्छा व्यवहार करने वाले और जिनका कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, उन्हें किसी जांच का डर क्यों होना चाहिए?
विवन का चेहरा हेविली ट्विच करने लगा। सलीना द्वारा सिंगल्ड आउट किए गए रिसर्चर्स और भी पेल और लाइफलेस लग रहे थे। और ये तो सोचना भी मुश्किल है कि शॉ फैमिली जैसी बड़ी फैमिली में इतनी कम उम्र में पहुंचने वालों के पास पूरी तरह क्लीन हाथ होते होंगे। भले ही उन्होंने सच में कोई रॉन्ग डूइंग न की हो, फिर भी मिस टर्नर के टारगेट होने से बचना आसान नहीं था। कई लोगों ने पैनिक में विवन की तरफ देखा। उन्हें पछतावा होने लगा कि उन्होंने पहले कदम बढ़ाकर क्रेडिट लेने की कोशिश की। सलीना का ये रिसर्च डिपार्टमेंट में पहला विजिट था और यह साफ था कि वह अपनी अथॉरिटी दिखाने आई थी। लेकिन उन्होंने जल्दी बोलकर खुद को टारगेट बना लिया और अब अपने ही ट्रैप में फंस गए थे। विवन ने गुस्से में कहा, सलीना, तुम जस्टिस के नाम पर रिवेंज ले रही हो। सलीना की कर्ल्ड आईलैशेस हल्की सी ट्रेम्बल हुई और उसका टोन विवन के फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री टोन से बिल्कुल अलग था। उसने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ विवन की तरफ देखा और बोली, क्या ये सच नहीं है कि इनका कॉन्डक्ट पुअर है? ये रिसर्च डिपार्टमेंट है, देश के साइंटिफिक कॉज में योगदान देने वाली जगह। मैकेनिक होना भी एक बहुत ही सेक्रेड प्रोफेशन है, जो किसी भी गंदगी को सहन नहीं कर सकता। एक रिसर्चर के लिए सबसे ज़रूरी है रिसर्च पर फोकस करना, स्नीकीनेस और कैलकुलेशन पर नहीं। इन लोगों के थॉट्स इम्प्योर हैं और ये देश के रिसर्च में कोई योगदान नहीं देंगे। इन्हें यहाँ रखना सिर्फ रिसोर्सेज वेस्ट करना है। इस समय सलीना का टोन और भी कोल्डर हो गया। शॉ फैमिली ने कई सालों से रिसर्च डिपार्टमेंट पर कंट्रोल रखा, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई डिसेंट मैकेनिक पैदा नहीं किया। इनके एम्प्लॉय किए गए लोग या तो चोर हैं या लुटेरे। रूथलेस और एरोगेंट होने के अलावा इनमें कोई एडवांटेज नहीं। रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया में सबसे फेयर और इनकरप्टेबल जगह होना चाहिए था, लेकिन आप शॉ फैमिली ने इसे इतना मर्की और फाउल बना दिया। सलीना थोड़ी एंग्री हुई, अपना चिन उठाया और विवन को घूरते हुए बोली, मिस शॉ, मैं पूछना चाहती हूँ, शॉ फैमिली के कंट्रोल में रिसर्च डिपार्टमेंट के सालों में क्या इनके द्वारा रेस किए गए किसी ने देश के रिसर्च में कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है? विवन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह ध्यान से सोचने लगी और अचानक महसूस किया कि वह सलीना के वर्ड्स को रिफ्यूट नहीं कर सकती। डेनिस का लिडिया का प्लेजरिज्म तो फैक्ट था। डायना की रूथलेसनेस और एरोगेंस भी वेल नोन थी। शॉ फैमिली में उनकी पली बड़ी यंगर जनरेशन ने अब तक कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जिसे दिखाया जा सके। पिछले दशक में कैलम द्वारा छोड़े गए ओल्ड मैकेनिक्स रिसर्च डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये मैकेनिक्स दिन भर लैबोरेटरी में लॉक्ड रहते और रिसर्च के अलावा कुछ नहीं सोचते। इस समय विवन का चेहरा पेल हो गया क्योंकि वह मैकेनिक्स की तरफ देख रही थी जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। सलीना ने स्नेह करते हुए कहा, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आए, लेकिन रिसर्च पर फोकस करने के बजाय बेस्ट रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ स्कीम्स बनाते रहे। ऐसे लोग, उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई और अंदर और बाहर के सभी लोग सुन सकते थे। मैं किसी को भी किक कर दूंगी जो डिजर्व्स करता है। जो लोग अपनी पोजीशन के लायक नहीं हैं और बस आइडल बैठे हैं, अभी बाहर निकलो। अगर मैंने किसी को फिर से अपना काम नहीं करते या शेडी काम करते पकड़ा, तो रिसर्च डिपार्टमेंट से किक होना उनके सबसे छोटे प्रॉब्लम्स में से एक होगा। और सलीना ने थोड़ी अथॉरिटी के साथ पॉज किया। रिसर्च डिपार्टमेंट के सभी लोग सुनो, मैं इस डिपार्टमेंट की हेड और मालिक हूँ। सब मेरे कंट्रोल में है। अगर मैंने किसी को डिसीटफुल पाया, तो प्रिजन उनका फ्यूचर होगा। अब जो लोग बाहर ईव्सड्रॉप या लर्किंग कर रहे हैं, तुरंत अपने काम पर लौट जाओ। जब मैं बाद में बाहर आऊंगी, अगर मुझे वो स्ट्रिक्टनेस और पीस नहीं दिखाई दी जो रिसर्च डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, तो आप सबको कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे। सलीना का स्पीच खत्म होते ही
बाहर के दरवाजे से काउंटलेस फुटस्टेप्स सुनाई देने लगी। ऑफिस में चुप बैठे रिसर्चर्स भी तुरंत मुड़े और बाहर भागे। 1 मिनट के अंदर पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट कंप्लीट साइलेंस में था और नॉइस का कोई ट्रेस नहीं था। विवन का चेहरा पेल हो गया। उसे कॉल आया कि सलीना रिसर्च डिपार्टमेंट आ रही है और वह अपनी पावर दिखाने से रोकने आई, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सलीना इसे पकड़ लेगी। शॉ फैमिली ने न केवल कई लोगों को खो दिया, बल्कि उन्होंने सलीना को रिसर्च डिपार्टमेंट में कुछ प्रेस्टीज स्थापित करने में मदद भी की। विवन इतना गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने फियर्सली सलीना को घूरा और अचानक कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर कोल्ड स्माइल आया। सलीना, किसने कहा कि हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में स्किल्ड मैकेनिक्स नहीं हैं? सलीना ने आईब्रोज उठाए। डायना पहले ही उसके द्वारा हैंडल की जा चुकी थी। सेक्रेड पर्ल के अलावा उस महिला में अब ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। शॉ फैमिली द्वारा तैयार काउंटर मेजर्स के बारे में सोचते हुए सलीना के मन में कुछ गैसेस थे। विवन ने हल्की मुस्कान दी। हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में तुमसे बेहतर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वे देश में नहीं हैं, इसलिए तुमने अवसर का फायदा उठाया। जब वह वापस आएंगी, विवन ने सलीना को स्नेह किया, तब तुम क्या कर पाओगी? सलीना ने आईलिड्स उठाए। मिस शॉ, तुम ये कई बार कह चुकी हो, लेकिन आखिर में क्या मैं धीरे धीरे टर्नर फैमिली के हक का शॉ फैमिली से नहीं ले रही हूँ? विवन का चेहरा फिर स्टिफ हो गया। सलीना ने शॉ फैमिली की पावर ही नहीं छीनी, बल्कि उस आदमी को भी जो वह 10 साल से पसंद करती थी। विवन ने ये सोचते हुए थोड़ी हेट्रेड के साथ सलीना की तरफ देखा। सलीना, मिस्टर मैथ्यूज ने शॉ फैमिली से कहा था कि जोन 6 और यूनियन यूनिवर्सिटी के लोग 3 दिन बाद पर्सनली आकर रिसर्च रिजल्ट्स चेक करेंगे। अगर तुम तब तक सैटिस्फैक्टरी डिज़ाइन ड्राइंग्स नहीं दे पाए, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट से तुरंत बाहर निकाल दी जाओगी। बोलने के बाद विवन मुड़ी और चली गई। सलीना ने डेस्कटॉप पर हल्के से फिंगर्स टैप किए और उसका मन क्या सोच रहा था पता नहीं था। उसने काम वॉइस में कहा, मिस शॉ, कृपया मिस्टर शॉ को संदेश पहुंचाना। मेरा बॉयफ्रेंड 1 बार, 2 बार या 3 बार यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं शॉ फैमिली के डिसरिस्पेक्ट को इंडेफिनिटली टॉलरेट करूंगी। विवन ने मुड़कर सलीना को घूरा और फिर चली गई। लेया ने विवन के पीछे गुस्से में देखा और चिल्लाई, मैडम, आपको यंग मास्टर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आपके मुकाबले पूरे कैपिटल में कोई उसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। विवन की पीठ स्टिफ हो गई। उसने फिस्ट्स टाइट किए और तेजी से चली गई। सलीना ने अपनी आईलैशेस नीचे गिराई, कुछ सोचकर खड़ी हुई। चलो, लेया थोड़ी सरप्राइज होकर पीछे चली। मैडम, हम अभी जा रहे हैं। सलीना मुस्कुराए। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए 3 दिन में एक ग्रैंड बैंक्वेट तैयार किया है। आज यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। सलीना, लेया के साथ रिसर्च डिपार्टमेंट से निकलते हुए राजधानी में हाल की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। इतने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के बावजूद यहाँ तक कि लोअर रैंकिंग ऑफिशियल्स भी भाग गए थे। इसका मतलब था कि पूल फैमिली के अंदर की पावर स्ट्रगल जितनी सरफेस पर काम दिख रही थी, असल में उतनी नहीं थी। सलीना सोच रही थी कि क्राइस्ट के टर्नर फैमिली पर कंट्रोल लेने के बाद क्या असर पड़ेगा। टर्नर फैमिली को आगे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सोच में खोई हुई सलीना रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर निकल गई और अचानक विनी ने उसे रोक लिया। विनी ने रेजेंटमेंट भरी नज़रों से सलीना को घूरते हुए कहा, सलीना, तुम इस तरह की औरत, तुमने हमारी पूल फैमिली को बर्बाद कर दिया। सलीना की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और विनी की तरफ देखा, जो अब थकी हुई और एंग्शियस दिख रही थी, उसकी यूजुअल प्राउड और ब्यूटीफुल सेल्फ से बिल्कुल अलग।
लेआ ने, किसी ने सलीना को इंसल्ट किया। ये सुनकर अपनी कैट टीजर को स्नैप किया और विनी को सबक सिखाने ही वाली थी। सलीना की असिस्टेंट के कॉम्बैट में स्किल्ड होने को जानकर विनी का चेहरा और भी पेल हो गया। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन बहुत स्लो थी। लेआ ने विनी के कॉलर को चिक की तरह पकड़ लिया और उसे पास खींचते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैडम सलीना का पूल फैमिली के मामलों से क्या लेना देना है? अगर तुम फिर से मैडम सलीना को इंसल्ट करोगी तो ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी टंग निकाल दूंगी। विनी, जो कि रिच फैमिली की पैम्पर्ड बेटी थी, डर झेल नहीं सकी। खासतौर पर हाल के दिनों में, जब पूल फैमिली में टर्मोइल था, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका था। लेआ की धमकी सुनते ही उसका फियर और बढ़ गया। विनी ने सलीना को घूरते हुए ऑलमोस्ट पाउंस करने की कोशिश की, बोली, कैसे सलीना से कोई लेना देना नहीं हो सकता? अगर वह न होती तो मेरा भाई इतना रेबेलियस कैसे कर सकता था? सब कुछ सलीना की वजह से हुआ। पूल फैमिली में केओस है, मेरे ग्रैंडफादर को अब्रॉड भेजा गया और इतने लोग मारे गए। सलीना, तुमने राजधानी वापस क्यों आना पड़ा? अगर तुम न आती तो मैं अपना सपना खोती और हंसी का पात्र नहीं बनती। मेरी फैमिली ऐसा न होती, सब तुम्हारी वजह से। विनी ने कुछ भयानक सीन्स याद किए और अपनी बात खत्म करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर यह इंसिडेंट न होता तो वह कभी नहीं जानती कि पूल फैमिली, जिस पर वह हमेशा गर्व करती थी, इतना भयानक हो सकता है। उसका बिलवड ओल्डर ब्रदर इतना कोल्ड ब्लडेड निकला। लेआ का चेहरा ठंडा हो गया और वह इस औरत को सबक सिखाने ही वाली थी, लेकिन पीछे से सलीना की आवाज आई, लेआ, उसे जाने दो, सलीना ने कहा। लेआ ने नाक रगड़ते हुए रिलक्टेंटली अपना ग्रिप छोड़ दिया। विनी कुछ स्टेप्स पीछे हटी और ऑलमोस्ट गिर गई। सलीना ने पास आकर उसका चेहरा हल्के से देखा और कूलली पूछा, मिस पूल, आप क्या कहना चाहती हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचते ही विवन और विनी लगातार कन्फ्रंट करने आईं। राजधानी की ट्रबलसम महिलाएं और पुरुष तो और भी ट्रबलसम। विनी ने सलीना के सरीन एक्सप्रेशन को देखा और हुआस आवाज में पूछा, सलीना, तुमने मेरे भाई को कौन सा लव पोशन दिया कि उसने हमारे ग्रैंडफादर के खिलाफ तुम्हारे लिए रेबेलियन कर दिया? सलीना ने अपनी कर्ल लैशेस नीचे गिराई और कोल्डली कहा, मेरा तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। डेक्स्टर के बारे में? सलीना ने पॉज किया और विनी को मॉकिंगली और कोल्डली देखा। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि क्राइस्ट ने उसे पहले ही बाहर भेज दिया, वरना जब मैं एविडेंस पकड़ूंगी तो प्रिजन उसका घर होगा पूरे जीवन के लिए। विनी का एक्सप्रेशन अचानक फ्रीज हो गया। उसे क्लियरली पता था कि क्राइस्ट ने डेक्स्टर को सलीना के लिए टर्न किया और वह कॉज और इफेक्ट भी जानती थी। डेक्स्टर ने सीक्रेटली यूनियन यूनिवर्सिटी के कंपटीशन वेन्यू में टैंपरिंग की थी, जिससे सलीना और कई मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट्स लगभग मरते मरते बचे थे। ये राजधानी में लगभग कोई सीक्रेट नहीं था, बस अदालत के एविडेंस ढूंढने और पूल फैमिली पर एक्शन लेने का इंतजार था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि क्राइस्ट पहले एक्शन ले लेगा। हाल ही में राजधानी में कई लोग सलीना को फेम फेटाल कहकर कर्स कर रहे थे। उसने पहले ही मिस्टर एंडरसन को नुकसान पहुंचाया था, अब पूल फैमिली के एयर को भी नहीं छोड़ा और ऊपर से मिस्टर सू भी था, जिसका एंगेजमेंट उससे था। ये सोचते ही विनी पूरी तरह जेलसी में डूब गई और उसकी आवाज तेज हो गई। सलीना, टर्नर फैमिली ने तुम्हारे लिए चाइल्डहुड से ही तुम्हारा फियांसे अरेंज किया था। तुमने मेरे भाई को क्यों सेड्यूस किया, जैसे कोई फिकल वुमन हो? लेआ ने महसूस किया कि कुछ गलत है और जल्दी से विनी के मुंह को ढकने आगे बढ़ी, लेकिन वह बहुत लेट थी। सलीना ने ये सब सुन लिया था। उसके सुंदर चेहरे पर पजल्ड एक्सप्रेशन आया। तुमने क्या कहा?
लेया का दिल डूब गया और वह कोल्ड स्वेट में भीग गई। उसने मुड़कर कहा, मैडम सेलिना, इस औरत की नॉनसेंस मत सुनो। मैं इसे तुरंत बाहर फेंक दूंगी। लेया ने विनी का मुंह ढक लिया और उसे खींचने ही वाली थी, लेकिन सेलिना पहले ही कोल्ड हो गई। उसे बोलने दो। लेया स्टन्ड थी। वे हाई अलर्ट पर थे। सभी सस्पिशियस लोगों से गार्डेड थे, डरते थे कि सेलिना इस मामले को जान जाएगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार इस बैरियर को तोड़ने वाली विनी होगी। लेया ने विनी को फियर्सली घूरा और उसे जमीन पर फेंक दिया। पूल फैमिली की यंग लेडी विनी बचपन से स्पॉइल्ड थी और कभी किसी ने उसके साथ रफ प्ले नहीं किया था। लेकिन आज उसने सेलिना के हाथों कई बार सफ़र किया और वह सेलिना से मौत तक नफरत करती थी। वह जमीन पर बैठी, रिजेंटमेंट भरी नज़रों से सेलिना को घूरते हुए बोली, राजधानी में हर कोई जानता है कि तुम्हारा एंगेजमेंट मिस्टर सू के साथ है। तुम कैसे नहीं जान सकती? तुम्हारा फियांसे है, लेकिन तुम मिस्टर एंडरसन को धोखा देती हो और मेरे भाई को भी सेड्यूस करती हो। सेलिना, तुम इतनी शेमलेस कैसे हो? सेलिना की कोल्ड गेज लेया के चेहरे पर पड़ी। लेया कांप गई और जान गई कि अब यह मैटर छुपाया नहीं जा सकता। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मैडम, इस मामले के बारे में आप मिस्टर टर्नर से पूछिए। असल में पूरे राजधानी में टर्नर फैमिली और सू फैमिली के एंगेजमेंट के बारे में सब जानते थे, लेकिन टर्नर फैमिली के अलावा कोई स्पेसिफिक्स नहीं जानता था। शायद केवल पैट्रिक ही जानता था, जो अभी भी जीवित था। सेलिना ने खुद को संभाला और पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ी। चलो टर्नर फैमिली के पास चलते हैं। लेया तुरंत पीछे चली, कोल्ड स्वेट टपकते हुए। विनी असहमत थी कि सेलिना ऐसे चली जाए। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, उसने देखा कि लेया अचानक मुड़ी और मर्डरस लुक से उसे घूरने लगी। विनी कांप गई और अंततः कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। लेया ने सेलिना को टर्नर फैमिली तक ड्राइव किया। फ्रंट सीट से भी लेया महसूस कर सकती थी कि सेलिना से एंगर निकल रहा है। ये बात सबको पता थी कि सेलिना की एक फियांसे है, लेकिन ये बात उस इंसान से छुपाई गई थी, ऑस्वाल्डो। सेलिना को अपनी रेप्यूटेशन की ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन लेया जानती थी कि सेलिना ऑस्वाल्डो की रेप्यूटेशन को बहुत महत्व देती है। फियांसे होने का मतलब था कि ऑस्वाल्डो एक थर्ड पार्टी था, और यह आसानी से समझा जा सकता था कि इस समय सेलिना की भावनाएं कैसी होंगी। का चला रही लेया ने खुद को ज़्यादा नोटिसेबल नहीं बनाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वह भी इस डिसेप्शन में शामिल थी। अगर सेलिना एक्सप्लेनेशन मांगती, तो अकाउंटेबिलिटी की पहली जिम्मेदारी लेया पर ही आती। बैक सीट में सेलिना ने अपनी आईलैशेस हल्की सी नीची कर ली और टर्नर फैमिली की अचानक एंगेजमेंट प्रपोजल पर सोचने लगी। साथ ही उसने समझ लिया कि पैट्रिक हाल ही में उसे ऐसा क्यों महसूस करा रहा था कि उसके पास कुछ कहने को है। और फिर मिसेस सू, जो बिना किसी स्पष्ट कारण के मिलने आई थी। सेलिना ने अंदाजा लगाया कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि यह मामला उससे जुड़ा होगा। एंगेजमेंट प्रपोजल साफ तौर पर पैट्रिक द्वारा अरेंज नहीं किया गया था। टर्नर फैमिली के वर्तमान हेड होने के नाते उसके पास इसे डायरेक्टली कैंसिल करने की पावर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय मिसेस सू सीधे उससे मिलने आई। बस यही अकेला तथ्य भी कई समस्याओं की ओर इशारा कर रहा था। सेलिना ने धीरे से पूछा, सू फैमिली कैसी फैमिली है? लेया ने उससे जवाब दिया, सू फैमिली राजधानी की सबसे लोकी और सीक्रेटिव एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। उनकी पावर शॉ फैमिली से ज़्यादा है, लेकिन ये कभी 4 मेजर फैमिलीज में से किसी के लिए लड़ाई नहीं करते। मैडम सेलिना, मैंने सुना है कि सू फैमिली के बहुत सारे रिजिड और हार्श फैमिली रूल्स हैं जिन्हें आउटसाइडर्स समझ ही नहीं सकते। अब भी
ये लोग पुराने मैनर में रहते हैं और कई एंसेस्ट्रल राइट्स को प्रिजर्व करते हैं। लेया ने सावधानी से सू फैमिली का परिचय दिया, जितना वह जानती थी। सलीना ने ध्यान से सुना, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये जान पाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। लेया ने सोचा कि सलीना एल्फी के बारे में पूछेगी, लेकिन उसने सू फैमिली के बारे में पूछने के बाद चुप रहना ही ठीक समझा। लेया ने नेचुरली जल्दी में एल्फी का परिचय नहीं देने की जल्दी नहीं की और का तेज चला रही थी। आधे घंटे बाद टर्नर फैमिली के गेट के बाहर रुकी। सलीना गेट की तरफ बढ़ी और लेया ने तुरंत फोन निकाला और ओस्वाल्डो को कॉल किया। टर्नर फैमिली के सर्वेंट सलीना को वापस देखकर शॉक्ड और खुश दोनों थे। बटलर ने उसे ग्रीट किया, मिस, आप वापस आ गई। टर्नर फैमिली की यह मिस राजधानी में 2 महीने से नहीं आई थी और टर्नर फैमिली के लोग इस ओबीडियंट, सेंसिबल और एडमिरेबल लड़की के प्रति गिल्ट और ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे थे। सलीना ने चारों तरफ देखा और बटलर ने नोटिस किया कि वह किसी को ढूंढ रही है। उसने कहा, यंग मास्टर आज यहाँ नहीं हैं। वह मेडिकल स्कूल गए हैं। मिस, क्या आपको उनसे किसी बात के लिए मिलना है? जैसे ही वह वापस आएंगे, मैं उन्हें कॉल कर दूंगा। सलीना ने सिर हिलाया और इंडिफरेंट टोन में कहा, ज़रूरत नहीं, मैं उनसे तभी बात करूंगी जब वह वापस आएं। फिर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। हालांकि सलीना ने बटलर को यंग मास्टर को कॉल न करने को कहा था, वह टर्नर फैमिली में शायद ही वापस आती थी और बटलर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत पैट्रिक को कॉल किया। आधे घंटे बाद पैट्रिक ने सलीना के दरवाजे पर नॉक किया। सलीना स्लीपर्स पहनकर, बाल बिखरे हुए और थकी हुई दिख रही थी, बाहर आई। पैट्रिक ने उसे देखकर फ्राउन किया। क्या हुआ? किसी ने उसे रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में कॉल किया था, ये बताने के लिए कि सलीना ने सब कुछ परफेक्ट सॉल्व कर दिया। लेकिन उसका वर्तमान रूप साफ दिखा रहा था कि कुछ और परेशान कर रहा है। सू फैमिली की हाल की गतिविधियों को सोचते हुए पैट्रिक का दिल डूब गया। सलीना अपने कमरे में गई और 2 छोटे चेयर्स लेकर बाहर आई। उसने एक पैट्रिक को दी और खुद दूसरी पर बैठ गई। ये साफ था कि वह हार्ट टू हार्ट बात करना चाहती थी। पैट्रिक ने सामने फ्रैजाइल और पटीट लड़की को देखकर दिल नर्म कर लिया। वह ओबीडियंटली उसके सामने बैठ गया और सॉफ्टली पूछा, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? सलीना ने सिर हिलाया। मिस पूल ने मुझे बताया। पैट्रिक का चेहरा ठंडा हो गया। पूल फैमिली तुमसे क्या चाहती है? पूल फैमिली की गड़बड़ी अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुई थी और क्राइस्ट के पास सलीना को टारगेट करने की एनर्जी नहीं थी। वे क्राइस्ट के खिलाफ गार्ड कर रहे थे और शॉ फैमिली को जाने दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अनरिमार्केबल विनी इसका फायदा उठाएगी। अंत में यह मामला सलीना के ध्यान में आया। पैट्रिक का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसने सोचा कि चूंकि लड़की पहले ही जान चुकी है, तो अब कोई रिस्ट्रेंट नहीं चाहिए। उसने सलीना की डार्क आइज में देखते हुए पूछा, तुम क्या सोचती हो? सलीना ने पूछा, एंगेजमेंट किसने अरेंज किया? सिद्धांत रूप में, जब नव्या 20 साल पहले राजधानी छोड़कर चली गई थी, वह भी प्रेग्नेंट थी, तो राजधानी में शायद ही कोई जानता था। ऐसी स्थिति में टर्नर फैमिली के पास सू फैमिली के साथ यह एंगेजमेंट अरेंज करने की एनर्जी कैसे थी? भले ही वह मानती कि टर्नर फैमिली ने सलीना के लिए एंगेजमेंट अरेंज किया ताकि सू फैमिली उसे डिजास्टर के दौरान सुरक्षित रखे और उस पर भरोसा दिखाए, सू फैमिली ने क्या अपनी प्रॉमिस पूरी की? दूसरी संभावना बहुत कम थी। आखिरकार कैलम ने अपनी पत्नी को उस समय बेंजामिन को क्लियरली सौंपा था। अगर सच में सिर्फ सलीना के लिए प्रोटेक्टर ढूंढना था, तो बेंजामिन का बेटा ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। इसलिए सलीना एंगेजमेंट की ओरिजिन समझ नहीं पा रही थी। पैट्रिक थोड़ी देर चुप रहा और कहा,
सू फैमिली के अनुसार टर्नर फैमिली और सू फैमिली के बीच एंगेजमेंट उनके ग्रैंडफादर ने खुद अरेंज किया था, और ये स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए नहीं बल्कि टर्नर फैमिली की बेटी के लिए था। सलीना ने सिर उठाया, ज्यादा सरप्राइज होकर। टर्नर फैमिली की बेटी, पैट्रिक ने समझाया। सू फैमिली के पास एक बहुत रिडिक्युलस फैमिली रूल है जो मिस्टर सू के लिए है। अगर टर्नर फैमिली की बेटी है तो उसे मिस्टर सू से मैरी करना होगा। अगर टर्नर फैमिली की बेटी नहीं है तो मिस्टर सू अकेले रह जाएगा। सलीना की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। भले ही उसे पता न हो कि मिस्टर सू कौन है, लेकिन ऐसी अब्सर्ड फैमिली सुनकर उसे उन पर थोड़ी सिंपैथी हुई। लेकिन ये सोच थोड़ी देर की थी, क्योंकि इस एंगेजमेंट से फंसा हुआ केवल मिस्टर सू नहीं था, बल्कि वह खुद थी जिसने सलीना की आइडेंटिटी ली हुई थी। जब तक यह एंगेजमेंट रही, वह और ऑस्वाल्डो हर दिन स्टिग्मा सहते रहेंगे। सलीना को खुद की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह अपने अच्छे पति को इनजस्टिस सहने कैसे दे सकती थी। सलीना की आंखें ठंडी हो गईं और उसने सीधे कहा, चलो सू फैमिली के साथ एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। पैट्रिक को ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। ये लड़की डिसाइसिव थी, और अगर उसे पता था कि एंगेजमेंट तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है, तो वह इसे कर देगी। लेकिन पैट्रिक ने सलीना के वार्म और ब्यूटीफुल चेहरे को देखते हुए हल्की सी साई की। सलीना, क्या तुम मिस्टर सू से मिलना चाहती हो? पैट्रिक और एल्फी कजिन्स थे। भले ही वे एक दूसरे को खास नहीं जानते थे, सू फैमिली का एल्डेस्ट सोन राजधानी में अच्छी रेप्यूटेशन रखता था, और स्ट्रिक्ट तौर पर वह वास्तव में एल्फी वाकई में ऑस्वाल्डो से ज्यादा एक हस्बैंड बनने के लिए सही था। सलीना ने मजबूती से सिर हिलाया और कहा, नो नीड। पैट्रिक को सलीना के इनकार से कोई हैरानी नहीं हुई। वो बस उसे ज्यादा चॉइसेस देना चाहता था, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। आखिरकार सलीना ऑस्वाल्डो की असली नेचर को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, ये अभी भी एक सवाल ही था। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा सलीना अपनी थोड़ी को दोनों हाथों में थामे, सिर हल्का सा टेढ़ा करके मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं पहले से ही किसी की वाइफ हूँ। अपने फियांसे से मिलने जाना या कुछ और, मेरा हस्बैंड खुश नहीं होगा। ये सुनते ही पैट्रिक सन रह गया। तुमने क्या कहा? उसने पूछा। सलीना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुका लीं, हल्का सा ब्लश करते हुए स्वीट आवाज में बोली, मैंने कहा मैं पहले से ही मार। सलीना। पैट्रिक अचानक खड़ा हो गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट का मामला सेटल होने के बाद ही सू फैमिली की शादी वाली बात होगी। 3 दिन बाद वाली मीटिंग पीसफुल नहीं होगी। इन दिनों तुम टर्नर फैमिली में ही रहो और आराम करो। सलीना को जवाब देने का मौका दिए बिना ही वो मुड़ा और बाहर चला गया। सलीना वहीं बैठी, बिल्कुल चुप, समझ ही नहीं आया क्या कहे। जैसे ही वो बाहर निकला, टर्नर फैमिली के हेड वहीं जम से गए। टर्नर फैमिली की इकलौती बेटी, बिना उनकी जानकारी के कोई आदमी लेकर चला गया था। बचपन से खुद को इमोशंस से दूर रखने वाला पैट्रिक भी इस पल अपना गुस्सा ऑलमोस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब उसे समझ आया कि सू फैमिली इतनी हद तक प्रोवोक क्यों कर रही थी। एंडरसन फैमिली का वो आदमी जरा भी परेशान नहीं दिख रहा था। पैट्रिक को लगा था कि वो बदल गया है, लेकिन सच ये था कि वो तो लड़की को पहले ही अपने घर ले जा चुका था, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। एक नोबल फैमिली में पला बड़ा ये यंग मास्टर इस वक्त गुस्से से लगभग गालियां देने की हालत में था। सलीना सिर्फ 19 साल की थी, लीगल एज तक भी नहीं पहुंची थी। फिर वो आदमी उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन तक कैसे ले गया? और सलीना जैसी स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की जानबूझकर कानून तोड़कर 19 की उम्र में शादी के लिए कभी अग्री नहीं करती। इसका मतलब साफ था, उस आदमी ने उस मासूम लड़की को धोखा दिया था।
पैट्रिक ठंडे चेहरे के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी हालत देखकर टर्नर फैमिली के सर्वेंट्स तक डर गए। सब कंफ्यूज्ड होकर अपने मास्टर को देखने लगे। पैट्रिक आमतौर पर कोल्ड और अलूफ रहता था, लेकिन उसका चेहरा इतना बुरा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सबका ध्यान अनजाने में सेलिना के बेडरूम की तरफ चला गया। क्या भाई बहन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है? टॉम, बटलर तुरंत आगे आया। यंग मास्टर, क्या हुआ? पैट्रिक ने दिल के अंदर उठते गुस्से को दबाया और ठंडी आवाज में हुक्म दिया, कृपया सिविल अफेयर्स ब्यूरो में किसी को भेजो। पता करो कि सेलिना ने उस आदमी से शादी कब रजिस्टर करवाई। ये सुनते ही टर्नर फैमिली के सर्वेंट सन रह गए। मिस शादीशुदा, ये खबर उनके लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। सब ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखने लगे, फिर लगभग एक साथ बोल पड़े, यंग मास्टर, क्या आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मिस तो सिर्फ 19 साल की है। शादी की उम्र भी पूरी नहीं हुई, वो शादी कैसे कर सकती है? पैट्रिक ने सिर उठाया, भौहों के बीच उंगलियां दबाईं। जाकर इन्वेस्टिगेट करो। वो खुद भी जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। इस वक्त सेलिना का दिल पूरी तरह उस आदमी पर टिका हुआ था। अगर उससे सीधे पूछा जाता तो शायद जवाब और भी ज्यादा डिप्रेसिंग होता। टर्नर फैमिली समझ चुकी थी, ये सच था। उनकी इकलौती यंग मिस एक अनजान आदमी के साथ चली गई थी। इस खबर ने पूरे घर को उदास कर दिया। पैट्रिक को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुरंत क्रीफिया में लोग भेज दिए गए। सेकंड फ्लोर के कमरे में सेलिना ने पैट्रिक को गुस्सा दबाकर जाते हुए देखा। उसकी काली आंखों में हल्की घबराहट थी। उसने अपना फोन उठाया और ऑस्वाल्डो को मैरिज सर्टिफिकेट की खबर भेजी। साथ ही ये भी बताया कि वो शायद अगले कुछ दिनों तक विला वापस न आ पाए। आखिरकार टर्नर फैमिली को अभी पता चला था कि उनकी बेटी को कोई अनजान आदमी ले गया है। दिल भारी होना तो लाजमी था। अगर वो इस वक्त उस आदमी के साथ रहती और पैट्रिक को और प्रवोक करती, तो हो सकता है पैट्रिक पूरी टीम लेकर एंडरसन फैमिली का दरवाजा ही तोड़ देता। वो इतनी हार्टलेस नहीं हो सकती थी। ऑस्वाल्डो का रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया। सेलिना ने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर राहत आ गई। उसने फोन एक तरफ रखा और वापस अपनी किताब पढ़ने लगी। बिना किसी रुकावट के टर्नर फैमिली ने जल्द ही पता लगा लिया कि सेलिना ने मैरिज सर्टिफिकेट किस तारीख को लिया था। उसके साथ साथ लेडी नवेया द्वारा छोड़े गए 20% हिडन शेयर्स की जानकारी भी सामने आ गई। पैट्रिक काफी देर तक वो फैक्स की हुई जानकारी देखता रहा, कुछ नहीं बोला। सेलिना के पिछले 19 सालों की जिंदगी पहले ही कई बार डिटेल में इन्वेस्टिगेट की जा चुकी थी। पैट्रिक वो सब पहले भी देख चुका था। उसे साफ याद था कि उस वक्त क्या हुआ था। वो समय जब सेलिना का वॉल्सन फैमिली से डिवोर्स हुआ था और वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। और वही दिन जब उसकी पहली मुलाकात ऑस्वाल्डो से हुई थी। उस वक्त वो लड़की बिल्कुल अकेली थी, घर से निकाली गई, बुलीड हुई, बदनाम। ऐसे हालात में उस आदमी से शादी करना शायद उसकी आखिरी मजबूरी थी। पैट्रिक अचानक समझ गया कि उस सेलिना जैसी स्ट्रॉन्ग और इमोशनली डिस्टेंट लड़की ऑस्वाल्डो से प्यार कर बैठी, क्योंकि वो आदमी उसके सबसे अकेले और मुश्किल दिनों में उसके साथ खड़ा हुआ था। इसलिए वो उसके लिए सबसे स्पेशल इंसान बन गया। ऑस्वाल्डो कोई सेंट नहीं था, लेकिन वो लड़की को पहली नज़र में ही लव करने लगा था। पैट्रिक ने पलकों को झुका लिया। उसके दिल में भरा गुस्सा अचानक शांत हो गया। बटलर ने ये देखा, हल्की सी आह भरी और कहा, यंग मास्टर, उस वक्त मिस के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। एंडरसन फैमिली का यंग मास्टर सच में उसे पसंद करता था। पैट्रिक काफी देर तक चुप रहा,
फिर थके हुए हाथ से माथा रगड़ा। नेवर माइंड। वो इसलिए गुस्से में था क्योंकि सलीना शादी के वक्त बहुत छोटी थी और इस मैरिज के पीछे साफ तौर पर कुछ हिडन मोटिव्स लग रहे थे। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि सच्चाई ऐसी होगी। टर्नर फैमिली की बेटी को ऑस्वाल्डो ने अबडक्ट नहीं किया था, बल्कि टर्नर फैमिली की बेटी ने खुद उस आदमी को ढूंढकर शादी की थी। यही वजह थी कि ये मैरिज हुई। पैट्रिक ने धीरे से हाथ में पकड़े पेपर्स मेज पर रख दिए। बटलर थोड़े वरीड होकर बोला, यंग मास्टर, तो क्या आप अब भी एंटोनियो की विजिट को रिफ्यूज करना चाहते हैं? आज सुबह एंडरसन फैमिली की तरफ से मैसेज आया था, एंटोनियो कुछ दिनों में टर्नर फैमिली से मिलने आना चाहता है। हर कोई जानता था इसका मतलब क्या था। पैट्रिक ने बिना सोचे समझे पहले ही मना कर दिया था, लेकिन अब जब सलीना और ऑस्वाल्डो पहले से मैरिड थे, बटलर ने आगे कहा, मिसेस सू ने भी कहा था कि कुछ दिनों में निकोलस मिस्टर सू के साथ टर्नर फैमिली से मिलने आएगा। एंटोनियो का आना साफ तौर पर मिस को पर्सनली सपोर्ट करने के लिए है। यंग मास्टर, आप क्या सोचते हैं? टर्नर फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन निकोलस के पास टर्नर फैमिली और सू फैमिली की एंगेजमेंट का टोकन और मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद था। उस मैरिज सर्टिफिकेट के होते हुए, भले ही सलीना ने पहले ही किसी और से मैरिज लाइसेंस ले लिया हो, टर्नर फैमिली के लिए इस शादी के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था। लेकिन अगर एंटोनियो भी आ गया तो पैट्रिक की ठंडी नज़र अचानक और गहरी, खतरनाक सी हो गई। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उन्हें आने दो। एंटोनियो हो या निकोलस, दोनों ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा राजधानी पर राज करते हुए गुजारा था। ऐसे लोग अगर टर्नर फैमिली में अपने पोते की शादी के लिए खुद सामने आते तो पूरी कैपिटल हिल जाना तय था। लेकिन इस मामले को यूं ही छोड़ा भी नहीं जा सकता था। जब दोनों बड़े लोग खुद शामिल होंगे तो सलीना की शादी का मुद्दा सामने आना ही था। टर्नर फैमिली की यंग मिस सिर्फ 19 साल की थी और फिर भी भेड़ियों के झुंड की तरह लोग उस पर नजर लगाए बैठे थे। ये सोचकर ही मन खट्टा हो जाता था। सलीना के पास पहले से मैरिज सर्टिफिकेट था। टर्नर फैमिली उसे जबरदस्ती डिवोर्स करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती थी। सोचो तो, ये बात हर तरह से बेचैन करने वाली थी। पूरा दिन टर्नर फैमिली के मैंशन में अजीब सा दबाव बना रहा। इस सब की वजह सलीना खुद थी, इसलिए उसे भी थोड़ी गिल्ट महसूस हो रही थी। उसने दोपहर का ज्यादातर समय चुपचाप स्टडी में बैठकर पढ़ते हुए बिताया। धीरे धीरे शाम हो गई। लेआ जो दूध लेकर आई थी, उसे पीने के बाद सलीना बिस्तर पर लेटी और ब्रेकिंग ग्राउंड खत्म किया। वह ऑस्वाल्डो को मैसेज भेजने ही वाली थी कि तभी खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज आई। सलीना चौंक गई, ये पक्का कर लेने के बाद कि उसने गलत नहीं सुना। वह बिस्तर से उठी, स्लीपर्स पहने और खिड़की खोलने चली गई। अगले ही पल ऑस्वाल्डो आराम से खिड़की से अंदर कूद आया। सलीना के होंठ हल्के से हिले। यह आदमी तो सच में इस हद तक आ गया था कि खिड़की से घुस रहा था। इससे साफ था कि टर्नर फैमिली उसे लेकर कितनी सतर्क थी। सलीना के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने तो साफ कहा था कि वह कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगी। ऑस्वाल्डो ने पलकें उठाई और सलीना की खूबसूरत काली आंखों को देखा। उसकी नज़र गहरी और शांत थी, जैसे कोई अंतहीन गहराई। वह कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा। उसकी गहरी काली आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जो दिल को नर्म कर देता था। सलीना की लंबी पलकें हल्की से कांपीं। उसने होंठ मोड़े और चुपके से अपना हाथ बढ़ाकर उस आदमी का हाथ थाम लिया। ऑस्वाल्डो, गुस्सा मत हो, बस इस बार ओके। वह साफ समझ रही थी कई दिनों तक वापस न जाने पर वह नाराज था। ऑस्वाल्डो मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके होंठों पर एक अजीब सी,
जुनूनी और अंधेरी मुस्कान उभरी। 3 दिन, मतलब साफ था वह उसे सिर्फ 3 दिन टर्नर फैमिली के साथ रहने देगा। 3 दिन बाद उसे उसी के साथ वापस जाना होगा। सलीना की नसें तन गईं। पूरे दिन टर्नर फैमिली के उस दबाव भरे माहौल को याद कर उसे अचानक लगा जैसे वह एक सैंडविच कुकी बन गई हो। उसने घबराते हुए अपना कान दबाया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। 3 दिन बाद टर्नर फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी, है ना? ऑस्वाल्डो ने धीमी हंसी हंसी और उसके गाल को चूमा। उसकी सांस सलीना के कानों को छूती हुई फुसफुसाई। जो बच्चा बात नहीं मानता, उसे सजा मिलती है। वह एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अब किसी और का था। सू फैमिली से एंगेजमेंट मानने वाली सलीना मर चुकी थी। जो अब थी, वह सिर्फ उसी की थी। क्राइस्ट हो या एल्फी, किसी को भी उससे छीनने का हक नहीं था। सलीना उसकी गहरी काली आंखों से टकराए और अचानक बिना वजह से हर गई। उस अजीब एहसास को नजरअंदाज करते हुए उसने शर्माते हुए अपनी आंखें ढक लीं। तुम मुझे बुली नहीं कर सकते। ऑस्वाल्डो ने उसके डर को महसूस किया। उसकी एक्सप्रेशन अचानक दब गई और चेहरे पर एक ऐसा मुस्कान उभरी जिसे समझ पाना मुश्किल था, न पूरी तरह नर्म, न पूरी तरह पागलपन से भरी। उसने झुककर सलीना की आंखों को चूमा और नर्म आवाज में कहा, सलीना, गुड गर्ल बनो। सलीना के कमजोर हाथ उसकी पतली गर्दन के चारों ओर लिपट गए। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। सलीना चौंक गई। कमरे में खड़े ऑस्वाल्डो को देखकर उसे बेवजह गिल्ट महसूस होने लगी। ऑस्वाल्डो की आंखें हल्की सी गहरी हो गईं। उसने अचानक सलीना की ठोड़ी पकड़ी और उसके चमकते लाल होठों को चूम लिया। दरवाजे पर नॉक एक पल के लिए रुका, फिर पैट्रिक की ठंडी आवाज आई, सलीना, अगर 1 मिनट में वह तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मैं बेंजामिन को कॉल करूंगा और उससे कहूंगा कि वह खुद आकर अपने बेटे को ले जाए। सलीना सन रह गई। ये तो होना ही था। ये टर्नर फैमिली थी। यहाँ हर जगह प्रिकॉशंस और सर्वेलेंस थे। खास तौर पर ऑस्वाल्डो, वह पहले से ही एक की टारगेट था। उसके आते ही पैट्रिक को पता चल गया होगा। किसी ने रोका नहीं। इसका मतलब यह नहीं था कि टर्नर फैमिली को यह नहीं पता था कि आधी रात को उनकी यंग मिस की खिड़की से एक आदमी अंदर घुसा है, और किस इरादे से। सलीना ने सोचा, अगर एंडरसन फैमिली का बॉस खुद आकर अपने बेटे को चोरी के जुर्म में ले जाए, तो ऑस्वाल्डो पूरी कैपिटल का मजाक बन जाएगा। ये सोचते ही सलीना ने ऑस्वाल्डो की बांह पकड़ी और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। ऑस्वाल्डो ने उसके लाल पड़े गालों को देखा। उसकी नज़र और गहरी हो गई। तुम छोटी सी मुसीबत हो। सलीना ने पंजों पर उठकर उसे एक कंफर्टिंग किस दिया और मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट। आखिर में ऑस्वाल्डो ने उसके माथे पर एक किस दिया, गुड नाइट, और पलटकर नीचे कूद गया। उसके जाने के बाद सलीना ने कपड़े बदले और दरवाज़ा खोलने चली गई। पैट्रिक बाहर खड़ा था, चेहरा ठंडा, थोड़ा डरावना। दरवाजे की दरार से कमरे को देखकर यह पक्का कर लेने के बाद कि कोई छिपा नहीं है, उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी नरम पड़ी। उसने बेबसी से सलीना को देखा। सलीना, तुम सिर्फ 19 साल की हो। उस आदमी को तुम्हारे साथ कोई भी गलत हरकत करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सलीना ने डरते हुए सिर हिलाया। ओके। इस लड़की के सामने पैट्रिक का गुस्सा टिक ही नहीं पाया। कुछ सलाह देकर वह मुड़कर चला गया। सलीना ने उसे जाते देखा, फिर वापस खिड़की के पास गई। बाहर अब ऑस्वाल्डो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि वह आदमी आज रात उससे मिलने आया था। वह मुस्कुराई, पर्दे खींचे और बिस्तर पर चली गई। सलीना के कमरे से निकलकर पैट्रिक लिविंग रूम में आया और पास खड़े आदमी से पूछा, पक्का चला गया? सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया। हाँ, यंग मास्टर, हमने मिस्टर
एंडरसन को अपनी आंखों से गेट से बाहर जाते देखा है। पैट्रिक की नज़र और गहरी हो गई। अगर वह आदमी सलीना की खिड़की से न चढ़ता और यार्ड के गार्ड डॉग्स न भौंकते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वह इतने बेखौफ तरीके से टर्नर फैमिली में घुस आया था। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वे उसे रोक नहीं पाए। ये साफ दिखाता था कि अपने अंडरग्राउंड आइडेंटिटी और सालों के काले कामों के साथ यह आदमी कितना खतरनाक बन चुका था। पैट्रिक की आंखों में गहरी भावना चमकी। उसने ठंडी आवाज में कहा, इन 2 दिनों यंग लेडी पर नजर रखना। फिर जोर दिया, और उसे रात में आने मत देना। आखिरकार वह वही आदमी था जिसे सलीना पसंद करती थी। उन्हें पूरी तरह मिलने से रोकना भी प्रैक्टिकल नहीं था। भले ही उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन सलीना अभी भी बहुत यंग थी, उसे प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी था। वह इतनी जल्दी किसी आदमी के हाथों टेकन एडवांटेज नहीं हो सकती थी। आगे क्या करना है, इस पर टर्नर फैमिली के हेड खुद भी उलझन में थे। टर्नर फैमिली की बेटी को एक आदमी उठा ले गया। इस सदमे से वह अभी बाहर ही नहीं आ पाए थे। अगले 2 दिन शांति से बीत गए। तीसरे दिन की सुबह सलीना लेया के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंची। पिछले 2 दिनों में उसने अच्छे से आराम किया था। उसका मूड भी काफी अच्छा था और वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और चार्मिंग लग रही थी। सफेद ड्रेस में टर्नर फैमिली के एंटोराज के साथ वह बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। पार्किंग लॉट के एक कोने में खड़ी एक औरत ने अपने सनग्लासेस उतारे और सलीना को जाते हुए देखा। क्या वही लेडी सलीना है? उसने पूछा। पास खड़ी माली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ कजिन। कॉन्स्टेंस बैक्स्टर की आवाज में हल्की सी तारीफ थी। वह सच में बहुत सुंदर है। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे आदमी उसे पसंद करते हैं। माली चुप रही, उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। कॉन्स्टेंस ने उसकी घबराहट महसूस की और उसकी तरफ देखा। माली, रिसर्च डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कजिन, माली ने धीमी आवाज में कहा। नर्वस मत हो, कॉन्स्टेंस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ग्रैंडपा जल्द ही वापस आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो गई हो तो वह बहुत खुश होंगे। माली ने उंगलियां कस लीं। कॉन्स्टेंस जैसी पावरफुल इंसान के सामने उसके जैसे छोटे से नोबडी के लिए खुश होने लायक क्या था? कॉन्स्टेंस को जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे बुरा भी नहीं लगा। वह बस मुस्कुराए। चलो, सबको वेट मत करवाओ। जब सलीना पैट्रिक के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई तो एक ही पल में सबकी नज़रें उन पर टिक गईं और ज़्यादातर नज़रें फ्रेंडली नहीं थीं। सलीना ने सरसरी नज़र डाली। इंस्टीट्यूट के कई वाइस डीन्स, शॉर और पूल फैमिलीज के लोग, प्रिंसिपल मार्शल और उनके पीछे मिलिट्री स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स, जिनमें रिचर्ड भी था जो उसे ग्रीट कर रहा था। लग रहा था जिन्हें आना था सब आ चुके थे। पूल फैमिली का मामला शायद अब खत्म होने वाला था। ठंडी और अजीब नजरों के बीच सलीना शांति से अपनी सीट पर बैठ गई, लेजी, रिलैक्स्ड, बिल्कुल अनकंसर्न्ड। चेहरे पर जरा भी नर्वसनेस नहीं थी। कुछ ही देर में दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन जली और जोन 6 के कई बड़े लोग दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाई दिए। लगभग हर किसी की ईगर नज़र सलीना पर टिक गई। सब जानते थे आज की मीटिंग का मतलब क्या है। सलीना ने अपनी नाजुक उंगलियों से थोड़ी टिकाए और स्क्रीन की तरफ मुस्कुराई। हेलो एवरीवन, सिडनी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। इतनी खुश इसलिए हो क्योंकि तुम हमें कोई सरप्राइज देने वाली हो? सलीना ने गंभीरता से सिर हिलाया। रिसर्च डिपार्टमेंट की नई हेड होने के नाते मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ। न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, राइट? उसके चेहरे पर लिखा था, I've got this, don't worry। उसकी यह छोटी सी एक्सप्रेशन देखकर दोनों मिलिट्री बिग शॉट्स हंस पड़े।
यहाँ तक कि हमेशा सीरियस रहने वाले लॉरेंजो भी मुस्कुरा उठे। लेकिन फ्रेडी ने सेलिना की उस प्राउड एक्सप्रेशन को देखकर ठंडी हंसी हंसी। सिडनी ने हाथ हिलाया। ऑल राइट देन, लेट्स बिगिन। लेआ पोडियम पर आई। सेलिना का लैपटॉप खोला और अटैचमेंट क्लिक करने ही वाली थी जिसमें सेलिना के डिज़ाइन ड्राइंग्स थे कि अचानक हेनरी खड़ा हो गया। प्लीज वेट, उसने कहा। अभी सभी अटेंडीज नहीं पहुंचे हैं। सेलिना ने भौहें उठाई, होठों पर प्लेफुल लेकिन ठंडी मुस्कान उभर आई। लेआ ने नाराज नजर से हेनरी को देखा, लेकिन फिर भी माउस छोड़ दिया। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम्स में मौजूद सबकी निगाहें हेनरी पर टिक गईं। प्रिंसिपल मार्शल ने तंज कसा। हेनरी, अब तुम्हारा इंस्टीट्यूट कौन सा नया खेल खेल रहा है? हेनरी शांत रहा। प्रिंसिपल मार्शल, आप गलत समझ रहे हैं। ये व्यक्ति वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल मार्शल ने हंसते हुए कहा। तो हम भी सुनना चाहते हैं, कौन है इतना इम्पोर्टेंट कि मिस टर्नर के डिज़ाइन देखने के लिए भी हमें रुकना पड़े? हेनरी कुछ कहने ही वाला था कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा अचानक बाहर से खुल गया। सन्नाटा टूट गया। काली ड्रेस में एक यंग वुमन अंदर आई, नक्श नक्श बेहद नाजुक, और हर कदम में एलिगेंस और सफिस्टिकेशन झलक रही थी। सॉरी एवरीवन, कॉन्स्टेंस मुस्कुराते हुए बोली। फ्लाइट डिले हो गई थी। आपको वेट करवाना पड़ा। उसने सबकी तरफ शालीन मुस्कान बिखेरी। उसी पल अंदर और बाहर दोनों कॉन्फ्रेंस रूम्स में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस उसी यंग वुमन को देख रहा था। यहाँ तक कि पैट्रिक की एक्सप्रेशन भी एक पल के लिए बदल गई। सेलिना ने उसे एक नज़र देखा, फिर तुरंत नज़र हटा ली। कोई क्यूरियोसिटी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। इन दिनों उसका मूड अच्छा था और उसका टेम्पर भी काफ़ी सुधर चुका था। जब तक कोई उसे पूरी तरह प्रोवोक न करे, यंग मिस बेवजह किसी से उलझने वाली नहीं थी। लेकिन उसके अलावा बाकी लोग इतने शांत नहीं थे। सिडनी ने उसे कुछ देर देखा, फिर बोला, तुम बैक्स्टर फैमिली की वही लड़की हो? कॉन्स्टेंस ने जोन 6 के लीडर्स की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज कॉन्स्टेंस बैक्स्टर। उसका नाम सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की हल्की सांसें भरने की आवाज़ें गूंज उठी। कॉन्स्टेंस बैक्स्टर, वह मिस्टर बैक्स्टर की ग्रैंडडॉटर है। कोई हैरानी नहीं कि मिस्टर मैथ्यूज उसके लिए रुके रहे। कॉन्स्टेंस के सामने टर्नर फैमिली की मिस का क्या काम? सेलिना ने उन फुसफुसाहटों को जैसे सुना ही नहीं। उसका एक्सप्रेशन पहले जैसा ही शांत और वार्म बना रहा, लेकिन टर्नर फैमिली के बाकी लोगों के चेहरे उतने अच्छे नहीं थे। उन्हें लगा था सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कौन सोच सकता था कि इस क्रिटिकल मोमेंट पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बैक्स्टर फैमिली की मिस को बुला लेगा। हेनरी ने कहा जरूर था कि मिस्टर बैक्स्टर किसी मिस को वापस ला सकते हैं, लेकिन बैक्स्टर फैमिली में तो कई यंग लेडीज थीं। किसे पता था कि वह कॉन्स्टेंस होगी? आम हालात में बैक्स्टर फैमिली की मिस एच कंट्री लौटती ही नहीं। कॉन्स्टेंस के आने से सेलिना की रिसर्च डिपार्टमेंट हेड वाली पोजीशन जो उसने अभी अभी हासिल की थी अब सेफ नहीं रही। टर्नर फैमिली के लोग अंदर ही अंदर परेशान हो गए। पैट्रिक ने ठंडी नज़र से फ्रेडी को देखा। फ्रेडी ने जवाब में एक स्नेह दिया। उसी वक्त सेलिना थोड़ी देर ब्रेक लेकर ऑस्वाल्डो को मैसेज भेजने ही वाली थी कि बगल से विवन की आवाज़ आई। सेलिना, किसी और की सपोर्टिंग कैरेक्टर बनना कैसा लग रहा है? सेलिना की पलकें हल्के से कांपीं। उसने कुछ पल सोचा, फिर फोन रख दिया और सिर उठाकर विवन की तरफ देखा।